देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। सीएम धामी ने नवनियुक्त उपराष्ट्रपति को दी शुभकामनाएं। कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए की हुई जीत। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू। 6 सितंबर से शुरू हुई थी दूसरे चरण की यात्रा। 15 सितंबर तक सभी मार्ग पूर्ण रूप से होंगे बहाल। कलिया शरीफ में हजरत साबिर पाक के 757वां सालाना उर्स त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से पेश की गई चादर। राज्य में सुख समृद्धि की मांगी गई दुआएं। हल्द्वानी में पुलिस का ऑपरेशन रोमियो जारी। पब्लिक प्लेस पर अशांति फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एसएसपी भिड़ा ने संभाली ऑपरेशन की कमान। और ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में कोबरा निकलने से मचा हड़कंप। वन कर्मचारी ने सांप पकड़कर जंगल में छोड़ा। बरसात की वजह से आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे सांप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, जिसमें सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उपराष्ट्रपति के अनुभव, समर्पण और नेतृत्व से लोकतंत्र होगा मजबूत। इसके साथ ही देश लगातार प्रगति के पथ पर रहेगा अग्रसर। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की हुई प्रचंड जीत। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी का पर देशवासियों का अटूट भरोसा। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां कलिया शरीफ में हजरत साबिर पाक के 797वें सालाना उर्स के मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर शहनवाज मंसूरी और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने दरगाह में पेश की। इस अवसर पर उत्तराखंड में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही देश और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि के लिए दुआएं भी मांगी गई। ये कार्य धार्मिक श्रद्धा और आपसी भाईचारे का एक अच्छा उदाहरण है और यह दर्शाता है कि आपदा के समय में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके दुख में शामिल होते हैं। सात सौ 757 जो इस बार बनाया गया है बड़ी धूमधाम तरीके से, क्योंकि सांसद जी की हर साल ही जो है चादर पेश करता हूँ प्रतिनिधि के रूप में उनके जो बनाकर भेजते हैं। और आज जो है चादर का जो है बाबा जी के यहाँ से उजरे से हम जो है साबिर पाक में मियाँ साहब के उजरे से साबिर पाक में जो पेश की गई है। देख रहे हैं आपदा क्षतिग्रस्त हो रहा है और कहीं कहीं बहुत नुकसान उत्तराखंड को पहुंचा है, तो इसमें हमारे यावर मियाँ साहब ने भी दुआ कराई है और उनके लिए भी दुआ की है। एकता का मैसेज है कि कोई भेदभाव किसी तरह का, कोई लोग जैसे धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो इससे एक मैसेज हम अपनी कौम को भी और लोगों को भी देना चाहते हैं। रामनगर के मालधन चौड़चा गांव तुमरिया डैम में सड़क कच्ची होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानियां ग्रामीण और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को ही हो रही है, जिसे लेकर ग्रामवासियों के जरिए एक ज्ञापन विधायक दीपान सिंह बिष्ट को सौंपकर मांग की गई है कि ग्रामीणों की समस्या का निदान किया जाए। अधिक वर्षा होने के कारण सड़कों का बुरा हाल है। वहीं गांव में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र न होने से छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव है। ये सरकार द्वारा चलाई गई हर घर जल योजना का लाभ भी ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है। ग्राम सभा में सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और फिर भी 60% लोगों को एपीएल कार्ड है, जबकि ग्रामीणों को बीपीएल कार्ड की अति आवश्यक है, जिसे लेकर राजस्व ग्राम सभा बनाने की अपील की गई है। आगे बढ़ेंगे, ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में किंग कोबरा सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। लोग किंग कोबरा को देख जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पार्षद अभिनव सिंह मलिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने
वन कर्मचारी कमल राजपूत को बैराज कॉलोनी बुलाया। कमल राजपूत ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 फीट लंबे किंग कोबरा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने बताया है कि किंग कोबरा सांप पहले सुबह के समय बैराज कॉलोनी में दिखाई दिया, लेकिन जब तक वन कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक सांप कहीं छुप गया। शाम के समय सांप फिर दिखाई दिया तो वन कर्मचारी कमल राजपूत ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। सांप के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वन कर्मचारी कमल राजपूत ने बताया कि किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सांप होता है। यदि ये सांप किसी को काट ले तो समय पर उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत भी हो सकती है। फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आजकल बरसात होने के चलते सांप बिलों से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी,
सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार में जंगली जानवरों का आना अब आम बात सी हो गई है। हरिद्वार से सटे जगजीतपुर में आज हाथियों का पूरा काफिला ही आ गया है। इस काफिले में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 हाथी थे। एक के बाद एक हाथी आते गए। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर लोगों की धड़कने जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई। लोगों को शराबा किया जा रहा और न ही उनका पीछा किया गया। बस चुपचाप हाथियों के द्वारा तय मार्ग पर जाने का इंतजार करते रहना ही उचित समझा। अभी 2 दिन पूर्व एक हाथी ने कार के साथ बहुत जोर आजमाइश की थी। इस घटना ने स्थानीय निवासियों के भय का माहौल पैदा कर दिया था। वन विभाग की लाख कोशिश के बाद भी हाथियों की आवाजाही वाले मार्ग को बदल नहीं पाया है। टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने तहसील घनसाली में आपदा प्रभावित क्षेत्र कोट बुढ़ाकेदार सहित कई क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुनते हुए कहा कि जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि घनसाली के 2 बड़े प्रोजेक्ट शासन से स्वीकृत हो चुके हैं, जिन पर जल्द कार्य शुरू होगा। वहीं बासर नहर काफी क्षतिग्रस्त हुई है। नहर से ग्रामीणों के लिए खतरे को देखते हुए इसका प्राक्कलन प्रस्ताव जल शासन को भेजकर स्वीकृत करवाया जाएगा। गांव में अभी 29 तारीख को बादल फटा था, बट ईश्वर की कृपा से बहुत कोई क्षति नहीं हुई थी, पर जो एक्सेस रोड है वो बाधित हो गई है। तो उसमें एक इशू जो बहुत मेजर बना हुआ है पिछले 1-2 सालों से, वो ये है कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। उस कंस्ट्रक्शन को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, उसके निरीक्षण करने आए थे। जखाड़ा तक लास्ट हम जा रहे हैं, आगे 1 किलोमीटर 2 है और आगे भी 1 किलोमीटर पे रोड अभी वॉश आउट है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तो अभी हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो ये दिए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको ये काम दिसंबर तक पूरा करना है, उसका पूरा एक हमें डिटेल प्लान देंगे कि वो हर 15 दिन में क्या क्या करेंगे। साथ ही साथ जो 3 पुल में से 1 पुल जो अभी क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है पार करने में, वो एक वैकल्पिक पुल अगले 1 हफ्ते में बनाएंगे। तो मुझे लगता है उससे थोड़ी बहुत हमारी समस्या समाधान हो जाएगा और हम इसको फॉलो करते हुए दिसंबर तक जो मेन ब्रिज है उसको हम पूरा करेंगे। डेपॉज यहाँ पे सड़क का काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा वो लोग हफ्ते 10 दिन में रोड को हफ्ते भर से पहले रोड को शुरू करते हैं भिजवाएंगे। अभी वैकल्पिक पुल हमारा बन जाएगा। दूसरा जो पीछे गाँव वालों से बात हुई तो उन लोगों ने 3 महीने का राशन एक साथ ही उठा लिया है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि अभी भी जैसे हमें लगता है कि थोड़ा मौसम खराब है तो हम अगले 2 महीने का राशन इसी महीने में वितरण कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही वैकल्पिक क्षतिग्रस्त पुल जो हमारा है वो बन जाएगा तो सबसे पहला काम हमारा राशन पहुँचाने का ही होगा। अन्यथा हमने वैसे प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, कोशिश करके हम जो भी उनको अभी हेल्प दे सकते हैं वो भी हम जरूर करेंगे। और जनपद में रोपियों बनकर घूम रहे मनचलों की अब खैर नहीं। सार्वजनिक स्थल में अराजकता का माहौल बनाने वाले अपराधियों पर नैनीताल पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए लेकर चल रहे ऑपरेशन रोमियो अभियान की कमान एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा मैदान में स्वयं संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने हल्द्वानी के मुखानी इलाके में ऑपरेशन रोमियो अभियान चलाया है। इस दौरान एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा स्वयं मैदान में नजर आए। एसएसपी ने मुखानी क्षेत्र में जाकर शहर का जायजा लिया और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अभियान को और प्रभावशाली और सख्त बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया। एसपी सिटी, सीओ सिटी और सीओ लालकुआ भी पूरे फोर्स के साथ मौजूद रहे। सड़क किनारे खड़े होकर महिलाओं को परेशान करने वाले, अश्लील कमेंट करने वाले और पब्लिक प्लेस पर अशांति फैलाने वालों को की खबर लेने के लिए पुलिस के विशेष अभियान चला रही है। ऑपरेशन रोमियो के जरिए नैनीताल पुलिस का साफ संदेश है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, मनचलों की जगह सीधा जेल है। पिथौरागढ़ जनपद में लंबे समय से प्रतीक्षित
पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके प्रस्तावित स्थल का जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना से न केवल जनपद पिथौरागढ़ बल्कि पड़ोसी जनपदों के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। सीमांत क्षेत्र के लोगों को अब पासपोर्ट सेवाओं के लिए दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब तक अस्थायी केंद्र की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कलेक्ट्रेट परिसर में अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके लिए कुछ कक्षों का चयन किया गया है। जो है जहां पर भी पोस्ट ऑफिस है उसके आसपास में ही बनना आवश्यक है, ताकि जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज आते हैं खासतौर से कनेक्टिविटी विद पोस्ट ऑफिस और बाकी सारी चीजें उसमें आसानी रहती है। तो यहाँ के जो हेड पोस्ट ऑफिस 2 जगह हम लोगों ने चिन्हित करी है। हेड पोस्ट ऑफिस पे जो पार्किंग वाला एरिया है उसमें एक एरिया है जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन उसमें करके वहां पर बना सकते हैं। एक हमने कलेक्ट्रेट में भी अस्थायी तौर पर जब तक वहां हेड पोस्ट ऑफिस में होता है तो कलेक्ट्रेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके पास में भी कुछ कक्षों का निर्धारण किया है। अगले कुछ समय में पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पिथौरागढ़ में प्रारंभ होगा। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इंद्रलोक आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग रिक्त भवनों की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आरक्षित श्रेणी के भवनों के लिए आवेदन करने का ये अंतिम अवसर है। दिनांक 4 नवंबर 1999 के अनुसार आवासीय योजना ग्रुप हाउसिंग के रिक्त भवनों को अलोकप्रिय घोषित मानते हुए योजना के रिक्त भवनों की बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 18 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों से प्राप्त आवेदन को आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना ज्वालापुर हरिद्वार के रिक्त भूखंडों की बिक्री हेतु निविदा सह नीलामी व पंजीकरण के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण मायापुर इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 1 ग्रुप हाउसिंग निकट पेंटागन मॉल व चिन्मय डिग्री कॉलेज BHEL हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 22 1558 220800। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7500165555। मोबाइल नंबर 01334 299 006। वेबसाइट www.onlinehrda.com। निवेदक अंशुल सिंह उपाध्यक्ष, मनीष कुमार सिंह सचिव, शेफाली गुप्ता मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्टेट बैंक की मोनी की रेती शाखा में बैंक प्रबंधन की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बैंक में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं मिला है। पुलिस ने इस बड़ी लापरवाही को गंभीरता से लिया है और बैंक मैनेजर को तत्काल सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने के लिए कहा गया है। जल्द ही निर्देशों का पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि आज पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मोनी की रेती क्षेत्र के सभी बैंकों का पुलिस ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजामों पर अपनी नजर घुमाई। वहीं मुख्य रूप से सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्ड पर पुलिस ने फोकस किया। ज्यादातर सभी बैंकों में सीसीटीवी कैमरे चलते हुए मिले हैं और सुरक्षा गार्ड भी तैनात मिले हैं। बैंकों के एटीएम में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता देखी गई, लेकिन स्टेट बैंक मोनी की रेती शाखा में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं मिला। कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत की पूछताछ में पता चला कि बैंक में लंबे समय से सिक्योरिटी गार्ड मौजूद भी नहीं है। यह जानकारी साफ होने के बाद चौकी प्रभारी ने बैंक मैनेजर से मुलाकात की और उनको सुरक्षा की दृष्टि से बैंक
बैंक में सिक्योरिटी गार्ड रखने के निर्देश दिए। चौकी प्रभारी ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश और इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान के मार्गदर्शन में चेकिंग अभियान चलाया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि जो दूसरा चरण है वो 6 सितंबर से शुरू हुई थी और 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेली सेवाएं। शुरुआती दिनों में खराब मौसम के कारण यात्रा रोका गया था, विनय शंकर पांडे गढ़वाल आयुक्त ने कहा। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर सड़कों को लेकर बनी समस्याएं, मार्गों से निकल रही छोटी गाड़ियां, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्गों पर मरम्मत कार्य जारी है। 15 सितंबर तक सभी मार्ग पूर्ण रूप से बहाल होंगे। देवभूमि हमेशा से श्रद्धालुओं के स्वागत और आतिथ्य के लिए रहती है तत्पर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि। आयुक्त की श्रद्धालुओं से अपील, सभी श्रद्धालु चारों धाम आकर करें दर्शन। अगर मौसम या सड़क की स्थिति ठीक नहीं होती है तो यात्रा को रोका भी जा सकता है। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकेंड फेज है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूंकि वेदर काफी खराब था इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज हैं, हालांकि छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाएं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगी। इससे देवभूमि तो हमेशा से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए और उनके आतिथ्य सत्कार के लिए तत्पर रहती है। बस अपील यही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये अनुरोध रहता है सभी श्रद्धालुओं से कि बिल्कुल उत्तराखंड आएं, उनका स्वागत है और चारों धाम का दर्शन करें, बाबा केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री का आशीर्वाद लें। लेकिन व्यक्ति का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है और उसके कॉस्ट पर अगर हमें लगेगा कि कहीं पर मौसम की स्थिति ठीक नहीं है, सड़कों की नहीं है, तो वहां पर यात्रा को रोका भी जाए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां गली और मोहल्ले में धड़ल्ले से अवैध फ्लैट बन रहे हैं। जहां आपको बता दें कि एमडीडीए वीसी तिवारी, माफ कीजिएगा, सचिव बर्निया और एसडीएम ऋषिकेश के उपभोक्ताओं से अपील, गली मोहल्ले में बन रहे फ्लैटों को खरीदने से पहले एमडीडीए कार्यालय से जानकारी लें। 600 गज से कम जमीन पर एमडीडीए से नहीं हो सकते हैं फ्लैटों के मानचित्र स्वीकृत। 600 गज से कम जमीन पर बने फ्लैट एमडीडीए के नियमानुसार अवैध है। 600 गज से कम जमीन पर बने फ्लैट एमडीडीए से फ्लैटों के मानचित्र में नहीं है स्वीकृत। जीवन में अपना घर खरीदना होता है एक सपना। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए उपभोक्ता फ्लैट खरीदने से पहले एमडीडीए कार्यालय से ले संपूर्ण जानकारी। बिल्डरों के धोखे से बचने के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करके ही खरीदे फ्लैट। अधिकांश बन रहे फ्लैट एमडीडीए से फ्लैटों के मानचित्र में स्वीकृत नहीं है। तो गली और मोहल्ले में धड़ल्ले से अवैध फ्लैट बन रहे हैं। एमडीडीए वीसी तिवारी, सचिव बर्निया और एसडीएम ऋषिकेश के उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि गली मोहल्लों में बन रहे फ्लैटों को खरीदने से पहले एमडीडीए कार्यालय से जानकारी एक बार जरूर ले लें। वहीं 600 गज से कम जमीन पर एमडीडीए से नहीं हो सकते फ्लैटों के मानचित्र स्वीकृत और 600 गज से कम जमीन पर बने फ्लैट एमडीडीए के नियमानुसार अवैध है। ऐसे में 600 गज से कम जमीन पर बने फ्लैट एमडीडीए से फ्लैटों के मानचित्र में स्वीकृत नहीं है। जीवन में अपना घर खरीदना एक सपना होता है। ऐसे में लगातार अब एमडीडीए की तरफ से यह अपील की जा रही है उपभोक्ताओं को कि अगर जब भी आप फ्लैट लें तो एक बार एमडीडीए कार्यालय से जानकारी जरूर ले लें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, अब लगातार एमडीडीए की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है कि अगर इस तरह के फ्लैट लेते हैं तो एक बार एमडीडीए में जानकारी ले लें। किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा रहा है, किस जरिए उन्हें संदेश भेजा जा रहा है? हाँ सपना, कहें तो पिछले काफी दिनों से कहें तो एमडीडीए बिल्कुल यहाँ पर एक्टिव मोड पे हो गया है और लगातार यहाँ पर सीलिंग की बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है और कई जगह तो जहां नक्शा पास नहीं था वहां दूसरी बड़ी कार्रवाइयां हुई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिन लोगों उपभोक्ता ने फ्लैट्स लिए थे वो सीलिंग हो गए हैं, कई जगह दस्तीकरण हो गए हैं, तो इससे उपभोक्ताओं का नुकसान ना हो तो एमडीडीए ने अपील करी है, जो उनके अधिकारी है उन्होंने अपील करी है
कि ऋषिकेश में लगातार जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो फ्लैट्स में पास नहीं है। उन लोगों ने आवासीय नक्शा बना, मतलब घर का अपना नक्शा बनाने के लिए बनाया या पास कराया है, और जो फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं वो अनुचित नहीं है, वो पास नहीं है, वो उसकी सेल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मिनिमम 6 जो नियम है जो एमबीडीए का, लगभग 600 गज का प्लॉट्स होना चाहिए, उसमें एमबीडीए फ्लैटों को अनुमति देता है नक्शे पास करने की। लेकिन यहाँ छोटी छोटी जगह में 100, 200 गज, 300 गज में लगातार जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो फ्लैटों में पास नहीं है। इसीलिए उपभोक्ता भविष्य की परेशानी के लिए एमबीडीए कार्यालय संपर्क करें, जो मैं फ्लैट्स लेने जा रहा हूं ये एमबीडीए से पास है या नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं वो आवासीय पास है, मतलब घर बनाने का नक्शा बनाया, वो फ्लैट बना देकर उनको बेच रहे हैं। इसके लिए अब एमबीडीए लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। वही उपभोक्ताओं से अपील कर रहा है कि आप जो भी फ्लैट्स लें एक बार जानकारी ले लें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा फ्लैट्स लेना है क्योंकि वो मानकों के विरुद्ध फ्लैट है, तो जो वो कीमत मांग रहा है बिल्डर, उससे आधी कीमत में ले, ताकि उनको आगे भविष्य में किसी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि लगातार की अपील की जा रही है कि एक बार जानकारी जरूर ले। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।